नमस्कार। आज हम उन कंपनियों की दुनिया में झांक रहे हैं जो हैं तो विदेशी पर कारोबार भारत में करती हैं। हाँ। हमारे पास कुछ कॉर्पोरेट कानून से जुड़े दस्तावेज हैं। ये बताते हैं कि अगर कोई कंपनी भारत के बाहर बनी है और यहाँ काम करना चाहती है तो उसे किन कानूनी रास्तों से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है, मतलब क्योंकि भारत आज दुनिया भर के बिजनेस के लिए एक बड़ा मैदान बन चुका है ना। हाँ, सही बात है। हम कंपनी अधिनियम 2013 के नजरिए से देखेंगे कि ऐसी कंपनियों को कानून कैसे पहचानता है और उन पर क्या जिम्मेदारियां डालता है। अच्छा। कोशिश रहेगी कि इन कानूनी बारीकियों को आसान भाषा में समझे और सबसे काम की बातें निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानकारी का सफर और देखते हैं कि भारत में विदेशी कंपनियों के लिए नियम क्या कहते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि कानून की नज़र में विदेशी कंपनी आखिर है कौन? क्या सिर्फ विदेश में रजिस्टर्ड होना काफी है? नहीं, सिर्फ विदेश में रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 की एक धारा है, सेक्शन 242, जो इसे साफ करती है। ओके। इसके मुताबिक विदेशी कंपनी वो है जो बनी तो भारत के बाहर है, लेकिन 2 शर्तें पूरी करती है। 2 शर्तें कौन सी? पहली, उसका भारत में कारोबार करने का कोई ठिकाना हो। अब ये ठिकाना उसका अपना ऑफिस हो सकता है, किसी एजेंट के जरिए हो सकता है, या फिर आजकल जो बहुत आम है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी हो सकता है। अच्छा, तो भारत में किसी ना किसी तरह की मौजूदगी जरूरी है। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त है कि वो भारत में किसी न किसी तरह की बिजनेस एक्टिविटी, मतलब कोई व्यावसायिक गतिविधि कर रही हो। मतलब सिर्फ ऑफिस खोलकर बैठ जाना काफी नहीं। हाँ, कुछ काम भी करना होगा। आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड का जिक्र किया है, ये आजकल बहुत अहम है। इसका ठीक मतलब क्या है? क्या सिर्फ एक वेबसाइट होना काफी है? नहीं, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मोड का दायरा कानून में काफी बड़ा रखा गया है। इसमें ऑनलाइन सामान या सर्विस बेचना, B2C या B2B दोनों। अच्छा। डेटा का लेन देन, डिजिटल कंटेंट सप्लाई करना, ऑनलाइन पैसे जमा करवाना, वेबसाइट के जरिए मार्केटिंग, ऑनलाइन सलाह देना, डेटाबेस सर्विस देना। अरे बाप रे, काफी कुछ है इसमें तो। हाँ, यहाँ तक कि टेली मार्केटिंग या टेली मेडिसिन जैसी चीजें भी शामिल हैं। और मजे की बात यह है कि इसके लिए कंपनी का सर्वर भारत में होना भी जरूरी नहीं है। अरे वाह। तो मतलब अगर सिंगापुर की कोई कंपनी, मान लीजिए सर्च एंड फाइंड PT, भारत में बैठे ग्राहकों को अपनी वेबसाइट या किसी ऐप के जरिए ऑनलाइन सर्विस बेच रही है, तो उसे विदेशी कंपनी माना जाएगा, भले ही उसका यहाँ कोई ईंट पत्थर का ऑफिस न हो। बिल्कुल सही पकड़ा। उसकी वो ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटी ही उसे कानून के दायरे में ले आती है। इसी तरह सोचिए कोई विदेशी एयरलाइन है जो भारत में सिर्फ बुकिंग एजेंट्स के जरिए टिकट बेचती है, उसका अपना ऑफिस नहीं है। हाँ, कई हैं ऐसी। वो भी विदेशी कंपनी मानी जाएगी। या फिर मान लीजिए कोई भारतीय कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी विदेश में है, जैसे UVW लिमिटेड। ठीक है। और वो विदेश से ही अपनी भारतीय पेरेंट कंपनी को कुछ सर्विस दे रही है, तो वो भी इसी परिभाषा में आ सकती है। ये तो दिलचस्प है। मतलब डिजिटल दुनिया ने विदेशी कंपनी होने के मायने भी एक तरह से बदल दिए हैं। और क्या ऐसी कंपनियां भारत आ रही हैं? मतलब ट्रेंड क्या है? हाँ, बिल्कुल। एक सरकारी आंकड़ा है जिसके मुताबिक 2018 से 2021 के बीच ही करीब 320 नई विदेशी कंपनियां भारत में रजिस्टर हुई। 3 साल में 320? हाँ, ये बताता है कि भारत विदेशी बिजनेस के लिए कितना आकर्षक है और इन नियमों को समझना कितना जरूरी है। सही बात है। तो अब जब ये तय हो गया कि कौन सी कंपनी विदेशी कंपनी है, तो सवाल उठता है कि उन पर भारत का कंपनी कानून कहां तक और कैसे लागू होता है? क्या पूरा का पूरा कानून लागू हो जाता है? नहीं, पूरा कानून नहीं। मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम का एक खास चैप्टर है, चैप्टर 22। चैप्टर 22? हाँ, चैप्टर 22। ये खास तौर पर इन कंपनियों से डील करता है। इसमें कई धाराएं हैं, लेकिन खास तौर पर धारा 380 से 386 और साथ में धारा 392 और 93। 380 से 386 और 392, 393। ठीक है। हाँ, ये सभी विदेशी कंपनियों पर लागू होती हैं। ये धाराएं बताती हैं कि उन्हें रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, हिसाब किताब कैसे रखना है, कौन से दस्तावेज जमा करने हैं, वगैरह वगैरह। समझ गया। क्या इसमें कोई पेच भी है? मतलब कोई ऐसी खास स्थिति जहां मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाए? हाँ, एक बहुत अहम स्थिति है। इसका जिक्र धारा 379 में आता है। धारा 379? हाँ, सोचिए एक विदेशी कंपनी है, लेकिन उसकी कुल शेयर पूंजी, मतलब पेड अप कैपिटल,
इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों मिलाकर, हाँ, उसका कम से कम आधा हिस्सा यानी 50% या उससे ज्यादा 50% या ज्यादा? या तो भारतीय नागरिकों के पास है या फिर भारत में ही बनी कंपनियों या संस्थाओं के पास है, अकेले या मिलकर। अच्छा, तो अगर आधे से ज्यादा मालिकाना हक भारतीयों के पास है, चाहे वो लोग हों या कंपनियां, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क बड़ा है। ऐसी स्थिति में उस विदेशी कंपनी को न सिर्फ चैप्टर 22 के नियम मानने होंगे, बल्कि भारत में जो वो बिजनेस कर रही है उसके संबंध में कंपनी अधिनियम के कई दूसरे प्रावधान भी उस पर ऐसे लागू होंगे जैसे वो भारत में ही बनी कंपनी हो। अरे, मतलब डबल रेगुलेशन जैसा? एक तरह से कह सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए दुबई में बनी ईमार कंपनी LLC है। ठीक है। अगर उसके 51% शेयर 2 भारतीय कंपनियों के पास हैं, तो उसे भारत में अपने काम के लिए सिर्फ विदेशी कंपनी वाले खास नियम ही नहीं, बल्कि कई और भारतीय कंपनी कानून भी मानने पड़ेंगे। बाप रे। हाँ, इससे उनका कंप्लायंस यानी नियमों के पालन का बोझ काफी बढ़ सकता है। तो ये कंपनियों के लिए भारत में अपना स्ट्रक्चर बनाते वक्त सोचने वाली एक अहम बात है। बिल्कुल, समझ गया। तो ये मालिकाना हक का पैटर्न तय करता है कि कानून का कितना दायरा लागू होगा। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। हाँ। अब मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी भारत में बिजनेस शुरू करने का फैसला करती है और यहाँ अपना ठिकाना बनाती है, ऑफिस वगैरह। हाँ। तो सबसे पहला कानूनी कदम क्या होता है? जैसे ही वो भारत में अपना बिजनेस का ठिकाना मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस स्थापित करती है, उसके 30 दिनों के अंदर, ध्यान दीजिए सिर्फ 30 दिन मिलते हैं। सिर्फ 30 दिन? हाँ, उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC जो नई दिल्ली में है, उनके पास कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अच्छा, ROC दिल्ली के पास? जी, ये एक तरह से भारत में उनकी ऑफिशियल एंट्री होती है। और ये कौन से दस्तावेज होते होंगे? क्या बहुत लंबी लिस्ट है? लिस्ट थोड़ी लंबी जरूर है, पर लॉजिकल है। मुख्य तौर पर कंपनी को अपनी बुनियादी जानकारी देनी होती है। जैसे विदेश में कंपनी कैसे बनी, उसके मुख्य दस्तावेज जैसे चार्टर, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स वगैरह, उनकी सर्टिफाइड कॉपी। और अगर ये अंग्रेजी में नहीं है तो उनका सर्टिफाइड अंग्रेजी अनुवाद भी साथ में। अच्छा, अनुवाद भी। फिर विदेश में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसका पूरा पता, कंपनी के डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी कौन है, उनकी पूरी डिटेल्स मतलब नाम पता, राष्ट्रीयता, ईमेल, पैन नंबर, डिन नंबर अगर है तो, काफी कुछ। फिर भारत में कौन व्यक्ति या लोग कंपनी की तरफ से कानूनी नोटिस वगैरह लेंगे, उनका नाम और पता। ये भारत के निवासी होने चाहिए, यानी कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल। फिर भारत में कंपनी का मुख्य ऑफिस या बिजनेस की जगह का पता, अगर पहले भी भारत में कोई ऑफिस खोला या बंद किया है तो उसकी जानकारी, पुरानी हिस्ट्री भी। हाँ, और आखिर में एक घोषणा, एक डिक्लेरेशन कि कंपनी के डायरेक्टर या भारत के प्रतिनिधि कभी कंपनी बनाने या चलाने से जुड़े किसी अपराध में दोषी नहीं पाए गए हैं या उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। काफी जानकारी देनी पड़ती है। क्या इसका कोई तय फॉर्म वगैरह है या बस कागज जमा करने? नहीं, फॉर्म है। ये सारी जानकारी एक फॉर्म है, FC1। हाँ, उसमें भरकर तय फीस के साथ जमा करनी होती है। फीस भी लगती है? हाँ, और एक और चीज, अगर भारत में बिजनेस शुरू करने के लिए रिजर्व बैंक RBI या किसी और रेगुलेटर से कोई मंजूरी ली है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी लगानी होती है। और अगर मंजूरी नहीं चाहिए थी तो बस ये लिखकर देना होता है कि ऐसी कोई मंजूरी आवश्यक नहीं है। ये सब कुछ जैसा मैंने कहा 30 दिनों के अंदर करना होता है। और अगर बाद में इनमें से किसी जानकारी में बदलाव हो, जैसे डायरेक्टर बदल गया या भारत का ऑफिस बदल गया, तब क्या? अच्छा सवाल है। कोई भी बदलाव होने पर उसकी जानकारी भी 30 दिनों के अंदर एक दूसरे फॉर्म FC2 में भरकर रजिस्ट्रार को देनी होती है। बदलाव के लिए FC2? जी। और हाँ, एक और बात, अगर कंपनी भारत में अपना बोरिया बिस्तर समेटने का फैसला करती है, मतलब बिजनेस बंद कर देती है, तो इसकी सूचना भी फौरन रजिस्ट्रार को देनी होती है। ठीक है, ये तो हुई रजिस्ट्रेशन की बात। अब आते हैं पैसों के हिसाब किताब पर, मतलब फाइनेंशियल्स पर। विदेशी कंपनियों को अपने भारतीय बिजनेस के खाते कैसे रखने होते हैं और क्या उनका ऑडिट भी होता है? बिल्कुल, पैसों का हिसाब रखना तो बहुत जरूरी है। कानून यानी धारा 381 ये कहता है कि हर विदेशी कंपनी को हर कैलेंडर साल के लिए, कैलेंडर साल यानी जनवरी से दिसंबर? हाँ, आमतौर पर कैलेंडर साल, उसके लिए अपने भारतीय बिजनेस ऑपरेशंस का हिसाब किताब तैयार करना होगा। इसमें मुख्य रूप से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शामिल होते हैं, जो किसी भी कंपनी के लिए बेसिक होते हैं। बिल्कुल।
बैलेंस शीट बताती है कि कंपनी के पास क्या संपत्ति है और क्या देनदारी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है कि कंपनी ने कितना कमाया या गमाया। और इन्हें बनाना कैसे होता है? कोई खास फॉर्मेट? हाँ, इन्हें उसी फॉर्मेट में बनाना होता है जो भारतीय कंपनियों के लिए तय है, यानी कंपनी एक्ट की अनुसूची 3, शेड्यूल 3 के अनुसार, या फिर जितना हो सके उसके करीब। अच्छा, स्केड्यूल 3 फॉलो करना है। क्या सिर्फ यही 2 स्टेटमेंट काफी हैं या इनके साथ कुछ और भी जमा करना पड़ता है आरओसी के पास? नहीं, इनके साथ कुछ और चीजें भी लगानी पड़ती हैं जिससे पूरी तस्वीर साफ हो, पारदर्शिता बनी रहे। क्या क्या? जैसे उनकी जो विदेश वाली मुख्य मतलब पेरेंट कंपनी है, उसके लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी। कंसोलिडेटेड मतलब ग्रुप का पूरा हिसाब? हाँ, उस पेरेंट कंपनी के दुनिया भर के सारे कारोबार का मिला जुला हिसाब किताब जो उसने अपने देश के कानून के हिसाब से वहां जमा किया हो, उसकी कॉपी। ओके, और भारत में उन्होंने रिलेटेड पार्टीज के साथ क्या लेन देन किया है, उसका ब्यौरा। रिलेटेड पार्टीज मतलब वो लोग या कंपनियां जिनसे कंपनी का नजदीकी रिश्ता है, जैसे डायरेक्टर, उनके रिश्तेदार, ग्रुप की दूसरी कंपनियां वगैरह, उनके साथ हुए लेन देन का खुलासा। ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। एग्जैक्टली। फिर भारत से कितना मुनाफा वापस अपने देश भेजा, मतलब रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, उसका स्टेटमेंट। और भारत से विदेश में या विदेश से भारत में जो भी फंड ट्रांसफर हुए हैं, उनका विवरण। इसमें डिविडेंड भेजना भी शामिल है। काफी डिटेल देनी होती है। हाँ, ये सारे दस्तावेज फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रार के पास जमा करने होते हैं। 6 महीने का टाइम मिलता है? जी, हालांकि अगर कोई खास वजह हो तो कंपनी अर्जी देकर रजिस्ट्रार से 3 महीने का और समय मांग सकती है। अच्छा, एक्सटेंशन मिल सकता है अपने फाइनेंशियल ईयर का, पर पहले कैलेंडर ईयर का था। ये क्या चक्कर है? फाइनेंशियल ईयर तो भारत में अप्रैल से मार्च होता है। आपने सही पॉइंट पकड़ा। देखिए, खाते तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से बनते हैं, लेकिन जमा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होते हैं। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात फाइनेंशियल ईयर से जुड़ी है। वो क्या? आमतौर पर तो भारत में फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ही खत्म होता है, लेकिन एक छूट है। छूट किस तरह की? मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है जो किसी ऐसी बड़ी विदेशी कंपनी की सब्सिडियरी या एसोसिएट है जिसे अपने देश के कानून के हिसाब से अपने सारे खातों को जोड़ने मतलब कंसोलिडेशन के लिए कोई अलग फाइनेंशियल ईयर मानना पड़ता है, जैसे 30 जून या 30 सितंबर। अच्छा, जैसे यूएस या ऑस्ट्रेलिया में होता है। हाँ, बिल्कुल। तो वो कंपनी भारत सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से एप्लीकेशन देकर इजाजत ले सकती है कि वो भारत में भी वही अलग फाइनेंशियल ईयर अपना ले। अच्छा, तो जरूरी नहीं कि हमेशा मार्च एंडिंग ही हो। हाँ, अगर पेरेंट कंपनी का अलग है और सरकार इजाजत दे दे, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया की HOK लिमिटेड है, वो जून एंडिंग फॉलो करती है, तो उसकी भारतीय सब्सिडियरी ROK लिमिटेड भी अगर इजाजत मिल जाए तो जून एंडिंग अपना सकती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। और इन भारतीय खातों की जांच कौन करता है, मतलब ऑडिट? क्या विदेशी ऑडिटर कर सकता है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इन भारतीय बिजनेस ऑपरेशंस के खातों का ऑडिट भारत में ही प्रैक्टिस करने वाले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या CA फर्म LLP से कराना अनिवार्य है। यानी लोकल इंडियन CA ही करेगा? जी हाँ। जो नियम और प्रक्रियाएं भारतीय कंपनियों के ऑडिट के लिए कंपनी अधिनियम में दी गई हैं, चैप्टर X में। हाँ, ऑडिट और ऑडिटर्स वाला चैप्टर। बिल्कुल, वही नियम थोड़े बहुत जरूरी बदलावों के साथ इन विदेशी कंपनियों के भारतीय कारोबार के ऑडिट पर भी लागू होते हैं। मतलब लोकल ऑडिटर ही जांच करेगा कि भारत का हिसाब किताब सही है या नहीं। समझ गया, ऑडिट तो लोकली होगा। अच्छा, क्या इन कंपनियों को भारत में अपनी पहचान भी दिखानी पड़ती है, जैसे ऑफिस के बाहर नाम वगैरह लिखना? हाँ, बिल्कुल, कानून है इसके लिए भी। धारा 382 क्या कहती है ये धारा? ये कहती है कि हर विदेशी कंपनी को अपने हर ऑफिस या बिजनेस की जगह के बाहर ऐसी जगह पर जहां आसानी से नजर पड़े 2 चीजें साफ साफ लिखनी होंगी। क्या? एक तो कंपनी का अपना नाम और दूसरा उस देश का नाम जहां वो बनी है, मतलब कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का नाम और देश का नाम। हाँ, और ये जानकारी अंग्रेजी में और साथ ही उस जगह की लोकल भाषा में भी लिखनी होगी। जैसे मुंबई में है तो मराठी में भी। अच्छा, लोकल लैंग्वेज में भी? हाँ। और क्या सिर्फ ऑफिस के बाहर या कहीं और भी? नहीं, यही दोनों जानकारी, कंपनी का नाम और उसके बनने का देश, उनके सभी बिजनेस लेटर्स, बिल हेड, लेटर पेपर, नोटिस और दूसरे ऑफिशियल पब्लिकेशंस पर भी साफ साफ अंग्रेजी में लिखी होनी चाहिए। हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर? हाँ,
और एक और बात, अगर कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी वाली है यानी मालिकों की जिम्मेदारी सीमित है, तो ये तथ्य मतलब लिमिटेड लायबिलिटी वाली बात भी इन सभी जगहों पर बतानी जरूरी है। अच्छा, मतलब पूरी पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर है ताकि सबको पता रहे कि वो किससे डील कर रहे हैं। बिल्कुल। अब एक और प्रैक्टिकल सवाल, अगर किसी को इन विदेशी कंपनियों को कोई कानूनी नोटिस या कोई और जरूरी कागज भेजना हो, तो ये कैसे पक्का होगा कि वो उन तक पहुंच गया? उनका तो मेन ऑफिस विदेश में है। वैलिड पॉइंट है। इसके लिए भी कानून में व्यवस्था है, धारा 383। 383? हाँ, याद है हमने बात की थी कि रजिस्ट्रेशन के वक्त धारा 380 के तहत कंपनी को भारत में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम और पता देना होता है जो उनकी तरफ से कानूनी दस्तावेज रिसीव करेगा। हाँ, वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव वाली बात। एग्जैक्टली। तो धारा 383 कहती है कि अगर कोई भी कानूनी प्रक्रिया, नोटिस या दस्तावेज उस बताए गए व्यक्ति के नाम और पते पर भेज दिया जाता है। कैसे? डाक से? चाहे डाक से या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब ईमेल वगैरह से, तो ये मान लिया जाएगा कि कंपनी को वो दस्तावेज विधिवत रूप से मिल गया, मतलब उसकी सर्विस हो गई। अच्छा, तो उस लोकल रिप्रेजेंटेटिव को भेजना ही काफी है। हाँ, इससे ये सुनिश्चित होता है कि कंपनी ये बहाना नहीं बना सकती कि उसे कानूनी सूचना मिली ही नहीं। समझ गया, ये तो हुआ नोटिस सर्व करने का तरीका। हाँ, और देखिए विदेशी कंपनियों पर चैप्टर 22 के ये मुख्य नियम तो लागू होते ही हैं, पर जैसा मैंने पहले कहा, कंपनी अधिनियम 2013 के कुछ और अहम प्रावधान भी है जो उन पर लागू हो सकते हैं। धारा 384 में इसका इशारा है। अच्छा, और कौन से जरूरी नियम है ये? क्या कुछ उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। इनमें कुछ खास ध्यान देने लायक है, जैसे अगर कंपनी भारत में डिबेंचर यानी एक तरह का लोन इंस्ट्रूमेंट जारी करना चाहती है, तो धारा 71 के नियम उन पर भी लागू होंगे। डिबेंचर के लिए धारा 71? हाँ, फिर उन्हें हर साल एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, फॉर्म FC4 में। एनुअल रिटर्न जैसे भारतीय कंपनियां करती हैं? जी, वैसा ही। ये उनके साल भर के कामकाज का एक लेखा जोखा होता है। ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 60 दिन में जमा करना होता है। 60 दिन? ओके। फिर उन्हें अपने भारतीय बिजनेस से जुड़ी खातों की किताबें, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, भारत में अपने मुख्य ऑफिस में रखनी होती हैं। धारा 128। रिकॉर्ड्स इंडिया में ही रखने होंगे? जी, और अगर वो अपनी किसी संपत्ति पर कोई चार्ज बनाती हैं, जैसे लोन के बदले गिरवी रखना, तो उसे भी ROC के पास रजिस्टर कराना होता है। चैप्टर VVI के नियम लागू होते हैं। चार्ज रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है? हाँ, और जरूरत पड़ने पर सरकार उनके भारतीय बिजनेस की जांच पड़ताल, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी करा सकती है। चैप्टर VI 14 के नियम। जांच भी हो सकती है? और कुछ? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR विदेशी कंपनियों पर भी? हाँ, धारा 135 के प्रावधान उन पर भी लागू हो सकते हैं अगर उनका भारतीय बिजनेस एक निश्चित साइज से बड़ा है, मतलब नेटवर्थ, टर्नओवर या मुनाफा अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है। कितना थ्रेशोल्ड है? ये वही है जो भारतीय कंपनियों के लिए है। अगर वो क्राइटेरिया मीट करते हैं तो उन्हें भी भारत में अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा सामाजिक कामों पर खर्च करना होगा। ये CSR वाली बात तो बहुत दिलचस्प है। मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी होगी अगर वो भारत में बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और एंगल, अगर कोई विदेशी कंपनी भारत के लोगों से पैसा जुटाना चाहे, मतलब यहां अपनी सिक्योरिटीज जैसे शेयर या डिबेंचर बेचना चाहे, तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस जारी करने के क्या नियम हैं? हाँ, ये भी संभव है, लेकिन अगर वो भारतीय निवेशकों को अपनी सिक्योरिटीज ऑफर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कड़े नियम हैं। धारा 387 से 389। 387 से 389। 3 जो प्रोस्पेक्टस वो भारत में जारी करेंगे वो पहली बात तो डेटेड और साइंड होना चाहिए। ठीक है। और उसमें क्या जानकारी देना जरूरी है? उसमें बेसिकली कंपनी की पूरी कुंडली होनी चाहिए। कुंडली मतलब कंपनी कैसे बनी, किन कानूनों के तहत बनी, विदेश में उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स क्या कहते हैं, भारत में उसका ऑफिस है या नहीं, अगर है तो कहाँ है, ये सब बेसिक डिटेल्स। हाँ, साथ ही वो सारी बातें भी बतानी होंगी जो एक भारतीय कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस में बतानी पड़ती हैं, जैसा धारा 26 में दिया गया है। मूल बात यह है कि निवेशक को कंपनी के बारे में पूरी और सही जानकारी मिले ताकि वो सोच समझकर फैसला ले सके। राइट।
क्या इसमें किसी एक्सपर्ट की राय, जैसे किसी इंजीनियर या वैल्यूअर की रिपोर्ट शामिल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। धारा 388 इसकी इजाजत देती है, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो उस एक्सपर्ट की लिखित सहमति लेनी होगी। रिटन कंसेंट। हाँ, और प्रोस्पेक्टस में ये बताना होगा कि सहमति ली गई है और प्रोस्पेक्टस जारी होने से पहले वापस नहीं ली गई है। अच्छा। साथ ही स्टॉक एक्सचेंज में उन सिक्योरिटीज की लिस्टिंग और ट्रेडिंग से जुड़े नियम भी मान्य होंगे, जैसे धारा 40 में है। लिस्टिंग रूल्स भी फॉलो करने होंगे। और क्या इस प्रोस्पेक्टस को भी कहीं रजिस्टर कराना पड़ता है, जैसे रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स कराए थे? हाँ, बिल्कुल। भारत में इसे पब्लिक को देने से पहले इसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी के पास जमा करनी होगी। धारा 389। आरओसी के पास फाइलिंग जरूरी है? जी, इस कॉपी पर कंपनी के चेयरमैन और कम से कम 2 डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए, ये कंफर्म करते हुए कि कंपनी के मैनेजमेंट ने इसे मंजूरी दी है। ऑथेंटिकेशन के लिए? हाँ, और प्रोस्पेक्टस पर लिखा होना चाहिए कि इसकी कॉपी आरओसी के पास जमा कर दी गई है। साथ में एक्सपर्ट की सहमति अगर ली है और जरूरी कॉन्ट्रैक्ट्स, पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह की कॉपी भी लगानी होती है। काफी फॉर्मेलिटीज हैं पैसा जुटाने के लिए भी। अच्छा, कभी-कभी इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी आईडीआर का नाम सुनने में आता है। ये क्या बला है और विदेशी कंपनियों से इसका क्या लेना देना है? आईडीआर, हाँ, ये एक दिलचस्प चीज है। देखिए, कोई बड़ी विदेशी कंपनी है, वो चाहती है कि उसके शेयर भारतीय स्टॉक मार्केट में ट्रेड हों। लेकिन सीधे विदेशी शेयर लिस्ट कराना, उसमें कई पेचीदगियां हो सकती हैं। तो एक तरीका निकाला गया आईडीआर का। कैसे काम करता है? वो विदेशी कंपनी अपने कुछ शेयर्स भारत में एक डिपॉजिटरी बैंक के पास जमा करा देती है। वो डिपॉजिटरी बैंक उन शेयरों के बदले में भारतीय निवेशकों को रिसीट्स जारी करता है। इन्हीं रिसीट्स को आईडीआर कहते हैं। अच्छा, तो शेयर विदेश में ही रहते हैं, यहाँ सिर्फ रिसीट्स ट्रेड होती है? बिल्कुल। ये आईडीआर फिर भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे बेचे जा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी भारतीय कंपनी के शेयर। ओके। धारा 390 केंद्र सरकार को आईडीआर जारी करने से जुड़े नियम बनाने का अधिकार देती है, जैसे प्रोस्पेक्टस कैसा होगा, उसमें क्या जानकारी देनी होगी, सेबी और आरबीआई के क्या नियम मान्य होंगे, वगैरह वगैरह। तो सरकार नियम बनाती है इसके लिए? जी, आपको याद होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी पहली ग्लोबल कंपनी थी जिसने 2010 में भारत में आईडीआर जारी किए थे। हाँ, सुना था मैंने। एक और अहम पहलू है कंपनियों का आपस में मिलना या एक हो जाना, मर्जर या अमालगमेशन। हाँ, मर्जर। कंपनी अधिनियम की धारा 234 इस बारे में है, और ये खास इसलिए है क्योंकि ये भारत में रजिस्टर्ड कंपनियों और कुछ नोटिफाइड देशों, सरकार द्वारा बताए गए देश में बनी कंपनियों के मर्जर की बात करती है। मतलब क्रॉस बॉर्डर मर्जर? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए आरबीआई की पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है। एक विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी में मिल सकती है या एक भारतीय कंपनी किसी विदेशी कंपनी में। दोनों तरफ से हो सकता है? जी। जब ऐसा होता है तो शेयर होल्डर्स को पेमेंट कैसे मिलेगा, कैश में या डिपॉजिटरी रिसीट्स जैसे आईडीआर में, या दोनों में, ये सब मर्जर की स्कीम में तय होता है। इंटरेस्टिंग। और यहाँ एक खास बात, इस धारा 234 के लिए विदेशी कंपनी का मतलब सिर्फ वो नहीं है जिसका भारत में ऑफिस हो, बल्कि कोई भी कंपनी जो भारत के बाहर बनी हो उस नोटिफाइड देश में। अच्छा, दायरा बड़ा है यहाँ। हाँ। हमने प्रोस्पेक्टस की बात की, भगवान न करे, लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी प्रोस्पेक्टस में जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी दे दे निवेशकों को धोखा देने के लिए, तो क्या होता है? क्या उनके लिए अलग नियम है? नहीं, बिल्कुल अलग नियम नहीं है। ये बहुत गंभीर मामला माना जाता है। कानून यानी धारा 391 साफ कहता है। धारा 391? हाँ, ये कहती है कि प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारी देने पर जो सजा आपराधिक और सिविल दोनों तरह की लायबिलिटी भारतीय कंपनियों के लिए तय है, धारा 34 से 36 में। हाँ, फ्रॉड वगैरह की धारा है। वही सजा और वही लायबिलिटी विदेशी कंपनियों पर भी लागू होगी, कोई रियायत नहीं है। मतलब क्या क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि भारी जुर्माना लग सकता है, निवेशकों को हुए नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है, और यहाँ तक कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें जेल भी हो सकती है। निवेशकों के साथ धोखा करने की इजाजत कतई नहीं है। ये तो बहुत सख्त है और होना भी चाहिए। बिल्कुल। और अगर कोई विदेशी कंपनी इन सारे नियमों का पालन न करे, जो हमने भी डिस्कस किए, जैसे समय पर दस्तावेज जमा न करना, खाते ठीक से न बनाना, नाम न लिखना वगैरह, तो क्या सजा है? कैसे फाइन लगता है? इसके लिए भी सजा का प्रावधान है धारा 392 में।
392। हाँ, अगर कोई विदेशी कंपनी चैप्टर 22 के किसी भी नियम का उल्लंघन करती है तो उस कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कितना? कम से कम 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का। ये तो है एक बार का जुर्माना। और अगर गलती जारी रहती है, हाँ, अगर उल्लंघन जारी रहता है तो जिस दिन पहला जुर्माना लगा उसके बाद हर दिन के लिए 50,000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लग सकता है। पर डे। 50,000 रोज? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ताकि कंपनियां जल्दी से गलती सुधारें। और सजा सिर्फ कंपनी पर ही नहीं है, मतलब? कंपनी का हर वो अधिकारी जो इस गलती के लिए जिम्मेदार है, मतलब ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उस पर भी अलग से जुर्माना लग सकता है, कम से कम 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का। अधिकारियों पर भी भारी जुर्माना? जी, मतलब नियमों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, पर्सनल लायबिलिटी भी बनती है। सही बात है। अब एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल। मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी इन नियमों का पालन करने में चूक जाती है, डिफॉल्ट कर देती है, तो क्या उसने भारत में जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं या जो लेन देन किए हैं वो गैरकानूनी या अमान्य, मतलब इनवैलिड हो जाएंगे? नहीं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे धारा 393 साफ करती है। धारा 393? हाँ, कानून कहता है कि अगर कंपनी ने नियमों का पालन नहीं किया है तो भी उसके द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स, डीलिंग्स या लेन देन अमान्य नहीं होते, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। अच्छा, तो फिर नियम तोड़ने का क्या फायदा? फायदा नहीं, नुकसान है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा और दूसरी पार्टी उस कंपनी पर उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुकदमा कर सकती है, मतलब द कंपनी कैन बी सूड। कंपनी पर केस हो सकता है। हाँ। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। क्या? जब तक वो विदेशी कंपनी अपनी गलती सुधार कर नियमों का पालन नहीं कर लेती, तब तक वो खुद उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर किसी पर मुकदमा नहीं कर सकती। क्या मतलब? वो केस नहीं कर सकती? नहीं, ना ही वो किसी से अपना बकाया वसूलने के लिए सेट ऑफ का दावा कर सकती है। सेट ऑफ मतलब अगर दोनों पार्टियों को एक दूसरे को पैसा देना है तो अपना पैसा काटकर बाकी मांगना। अच्छा, वो भी नहीं कर सकती। और ना ही वो कोई और कानूनी कार्रवाई, कोई लीगल प्रोसीडिंग उस कॉन्ट्रैक्ट या लेन देन के संबंध में शुरू कर सकती है। ओहो, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहेगा लेकिन नियम तोड़ने वाली कंपनी के हाथ कानूनी तौर पर बन जाएंगे जब तक वो सुधर ना जाए। ये तो बिजनेस के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बिल्कुल, ये एक तरह से कंपनी को मजबूर करता है कि वो नियमों का पालन करे, वरना वो भारत में अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है यह। सही कहा। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत से बिल्कुल साफ है कि भारत में बिजनेस करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए कंपनी कानून में एक पूरा विस्तृत खाका तैयार है। कैसे उन्हें परिभाषित किया जाएगा, कैसे उन्हें रजिस्टर होना होगा, कैसे हिसाब किताब रखना होगा, कैसे वो पैसा जुटा सकती हैं और नियम ना मानने पर क्या होगा, हर चीज के लिए नियम मौजूद हैं। हाँ, और इन नियमों का मकसद दोहरा लगता है। एक तरफ तो ये सुनिश्चित करना है कि काम में पारदर्शिता रहे और भारतीय निवेशकों, लेनदारों या ग्राहकों के हितों की रक्षा हो। बिल्कुल। दूसरी तरफ ये विदेशी कंपनियों को भारत में काम करने के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित रास्ता भी दिखाते हैं। सजा के प्रावधान ये पक्का करते हैं कि इन नियमों को गंभीरता से लिया जाए। सही कहा। किसी भी विदेशी कंपनी के लिए जो भारत में आना चाहती है या यहाँ ऑलरेडी काम कर रही है, इन कानूनी जरूरतों को समझना और उनका पालन करना बेहद बेहद जरूरी है। हाँ, और ये हमें एक सोचने वाले मोड़ पर लाता है ना? दुनिया भर में बिजनेस करने के तरीके बदल रहे हैं तेजी से। हाँ, खासकर डिजिटल तरीके से। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि क्या हमारे मौजूदा कानून, खासकर ये इलेक्ट्रॉनिक मोड से जुड़ी परिभाषा और नियम, उन कंपनियों को प्रभावी ढंग से रेगुलेट करने के लिए काफी हैं जिनका भारत में कोई फिजिकल ऑफिस शायद ना हो, पर वो यहाँ बड़े पैमाने पर ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं? क्या ये नियम भविष्य की डिजिटल चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार हैं या इनमें कुछ और बदलाव की जरूरत पड़ेगी? बहुत अहम सवाल है ये। हाँ, इस पर आगे विचार करना जरूरी होगा। निश्चित रूप से ये एक अहम सवाल है जिस पर आने वाले समय में और मंथन जरूरी होगा। खैर, आज इस विषय पर इतनी गहराई से और इतनी स्पष्टता से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।